आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं जरा धर्मांतरण की मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर की, उस पर कसते कानून की शिकंजे की। दरअसल जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों से अब तक जो बड़ी बातें सामने आई, उसमें एक और तो छांगुर धर्मांतरण का नापाक खेल खेल रहा था और साथ ही साथ लैंड जिहाद के मामले में भी संलिप्त था ये मौलाना छांगुर। ये बड़ी जानकारी है जो सामने आ रही है। एटीएस और ईडी की जांच में जमीन सौदों को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। अवैध धर्मांतरण से मिले विदेशी फंडिंग से जमीन की खरीद फरोख्त करता था ये मौलाना छांगुर। उत्तर प्रदेश के 351 रजिस्ट्री दफ्तरों में छांगुर की जमीनों की जांच शुरू कर दी गई है। छांगुर और 13 सहयोगियों के नाम उपनिबंधक कार्यालयों को भेज दिए गए। अब तक की जांच में पता चला छांगुर ने देवीपाटन मंडल को धर्मांतरण नेटवर्क का केंद्र बना लिया था। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के गोरख धंधे और लैंड जिहाद की कड़ियां आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं। उसके सबूत जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों से मौलाना छांगुर और उसके करीबियों से जुड़े बेनामों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। तो छांगुर के लैंड जिहाद का पर्दाफाश करने के लिए उत्तर प्रदेश के 351 रजिस्ट्री दफ्तरों में अब जांच शुरू कर दी गई है। इसी के तहत 13 नाम की लिस्ट भेजी गई है और इनमें सबसे पहला नाम तो जमालुद्दीन शाह उर्फ मौलाना छांगुर का ही है। उसके बाद उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन और महबूब का नाम है। साथ ही नवीन रोहरा उर्फ सबीहा का नाम है। नवीन उर्फ जमालुद्दीन का नाम है। मोहम्मद सबरोज रशीद का नाम है। साथ ही ईदुल इस्लाम का नाम है, रमजान का नाम है। तो ये एक के बाद एक नाम, इन्हीं के इर्द गिर्द जांच अब सिमटती हुई नजर आ रही है। राजेश उपाध्याय और संगीता देवी, अपना घर के प्रोपराइटर वलीउद्दीन से जुड़े बेनामों का भी ब्यौरा मांगा गया है। तो ईडी विस्तार से अब जांच में जुटी हुई है, एटीएस विस्तार से अब जांच में जुटी हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही ये समझ लेते हैं कि विवेक बताइए जरा किस तरीके से धर्मांतरण का ये नेटवर्क, और अब तो सामने आ रहा है वो लैंड जिहाद का एंगल भी, इसमें किस तरीके से जुड़ रहा है ये लैंड जिहाद वाला एंगल। विवेक, देखिए, बिल्कुल धर्मांतरण का तो एक बड़ा नेक्सस था ही था, पर ये छांगुर का लैंड जिहाद का भी अपने आप में एक बड़ा नेक्सस था और कई ऐसे केसेस निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें पिछले 1.5 से 2 दशक में कई ऐसे पीड़ित निकल के सामने हैं जिसमें छांगुर और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोगों की जो बेशकीमती संपत्तियां हैं, बेशकीमती जो ज़मीनें हैं, उसको अवैध तरीके से अपने नामों पर या कम दामों पर या किसी अपने लोगों के नाम पर उनका मंतांतरण करके अपने नामों पर जो ज़मीनें हैं वो ट्रांसफ़र करा लेते थे और उसके बाद उनको उल-जलूल दामों पर बेचने का जो सिलसिला है वो चल रहा था। कई ऐसी ज़मीनें जो सस्ते दामों पर लोगों से ली गई, उसके बाद बिना आवासी कराए उस पर जो प्लॉटिंग का काम है वो कर रहा था। और इसमें छांगुर के साथ साथ 13 कुल लोग हैं जिनको लेकर के फ़िलहाल जो नामों का खुलासा हुआ है और अब जो ईडी की टीम है और एटीएस की टीम है उसमें इन नामों को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो 351 रजिस्ट्री ऑफिसेज हैं वहाँ पर इनके नामों को भेजा है कि इनके नामों के ऊपर पिछले 2 दशक में कितनी ऐसी रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनका जो ब्यौरा है वो निकालने की जो बात है वो कही गई। आपको बता दें कि बलरामपुर, उतरौला, गोंडा, इसके आसपास के जिलों के समेत अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ के भी तमाम पीड़ित निकल के सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि छांगुर और उसके गुर्गो जो हैं वो पिछले कुछ सालों में ज़मीनों को अवैध तरीके से उन्होंने हथिया लिया था और इन ज़मीनों पर धर्मांतरण के अलावा बाकी जो काम है वो भी किए जाते थे। तो फिलहाल ये एक बड़ा मामला लैंड जिहाद का निकल के सामने आया है। अगर आपको 2 दिन पहले की बात बताएं तो 2 दिन पहले एक ऐसे पीड़ित निकल के सामने जिन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से छांगुर के गुर्गों ने अपने नाम पर करवा ली और उसके बाद उसको औने पौने दामों पर बेच लिया। जिन ज़मीनों की कीमत जो कीमतें जिनकी ज़्यादा हैं उनको बहुत ही कम दामों में उनको लिया गया, इस तरीके के जो आरोप है वो लगे हैं और अब फिलहाल उसकी जांच है वो शुरू हो चुकी है। जी, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण के नेटवर्क से किस तरीके से ये लैंड जिहाद का मामला अब जुड़ता नजर आ रहा है, इसी को लेकर विस्तार से हमारे सहयोगी विवेक जानकारी दे रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर है, आज मौलाना छांगुर के भतीजे के अवैध मकान पर बुलडोजर चल सकता है।
आप जानते हैं इस भतीजे का नाम सबरोज है और उसका जो मकान है वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इसकी पैमाइश की गई है और उसके बाद नोटिस जारी कर दिया गया था। मियाद नोटिस जारी हुए आज खत्म हो रही है, लिहाजा प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। तो सबरोज का जो आशियाना है अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बना हुआ है, उसी पर आज बुलडोजर वाला एक्शन, जिसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। नोटिस पहले ही दे दिया गया था और वो नोटिस वाली मियाद आज खत्म हो रही है। छांगुर का भतीजा है ये सबरोज। सरकारी जमीन पर छांगुर के भतीजे ने अपना आशियाना बना रखा है। इसी आशियाने की पैमाइश की गई और साथ ही जो अनियमितताएं थी उसको लेकर अवगत कराया गया परिवार को। अब आज वो बुलडोजर वाला एक्शन सबरोज पर करने की तैयारी में स्थानीय प्रशासन। तो छांगुर का जो छल्लोक है, इसकी जांच के लिए यूपी एटीएस अब पूरी तरीके से एक्शन में है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में एटीएस की 3 टीम्स मौजूद हैं। बलरामपुर में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, सिद्धार्थनगर में, महाराजगंज। संदिग्धों की पहचान की जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं। खुफिया एजेंसी भी इस जांच में शामिल हो गई है। संदिग्धों की तलाश जल्द और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में हैं जांच एजेंसियां। तो संदिग्धों तक पहुंचना है और उसी के जरिए इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना है। इसी के तहत जांच एजेंसियों का ये त्वरित एक्शन। इस पर और जानकारी के लिए सीधे विवेक का रुख करेंगे। विवेक, खुफिया एजेंसी भी अब इसमें शामिल हो गई है जांच में? जब बिल्कुल देखिए, खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं, आईबी अलर्ट पर है, एटीएस तो जांच कर ही रही है, यूपी एसटीएफ ने भी इस मामले में जो शुरुआती जो गिरफ्तारियां हैं वो करी थी, यूपी पुलिस भी लगी हुई है। और इसमें जो चीज़ें निकल के सामने आई, क्योंकि छांगुर का जो धर्मांतरण का नेटवर्क है वो नेटवर्क भारत में तो फैला ही है, इसमें नेपाल कनेक्शन भी निकल के सामने आया है। और नेपाल कनेक्शन के साथ साथ जो नेपाल बॉर्डर के लिए नेपाल बॉर्डर एरियाज़ के जो ज़िले हैं भारत में, वहाँ पर ये जो एजेंसियां, उनको ये पता चला है कि यहाँ पर भी एक बड़ा नेटवर्क है जो छांगुर के लिए काम करता था, धर्मांतरण के लिए काम करता था। लोगों को बरगलाने में इन लोगों का अपना एक बड़ा योगदान था, क्योंकि जो हज़ारों की संख्या में लोगों को धर्मांतरण जिनका कराया गया है, उसमें इन जगहों के लोगों की एक बड़ी संलिप्तता थी। और अब जो एजेंसियाँ हैं, क्योंकि छांगुर 1 हफ्ते तक रिमांड पर रहा है, छांगुर से तमाम जो जानकारियाँ वो निकल के सामने आई हैं और उसमें इन बॉर्डर एरियाज़ के कुछ मदरसों के भी नाम जो हैं वो निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे तथ्य भी निकल के सामने आए हैं जो नेपाल से जुड़े हुए जो लोग थे और वो किस तरीके से इन बॉर्डर एरियाज़ में वो आते जाते थे, कैसे फंडिंग जो है वो आती जाती थी और कैसे जिन लोगों को बरगलाया जाता था उन तक कैसे पैसे पहुंचाए जाते थे या पैसों का क्या लेन देन था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के फ़िलहाल एजेंसीज़ के पास जो जानकारियाँ वो निकल के सामने। और इसी कड़ी में अब अलग अलग जो टीमें हैं वो बॉर्डर एरियाज़ पर जो अलग अलग ज़िले हैं, 7 ज़िले, उन पर लगातार डेरा डाले हुए हैं पिछले 2-3 दिनों से और इन पर जो जांच है वो लगातार जारी है। और अगले कुछ दिनों में कई लोगों के हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जो सूचना है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क का भंडाफोड़ पिछले दिनों यूपी एटीएस ने किया था और अब उसके तह तक पहुंचने की कोशिश एटीएस की जारी है और उसी कड़ी में ये धरपकड़, ये छानबीन, ये सब कुछ हो रहा है। जी मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक, रहिए हमारे साथ। तो देखिए किस तरीके से अब इस नेटवर्क का पूरा जो काला चिट्ठा है वो सामने लाने के लिए गहराई से जांच चल रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, धर्मांतरण का ये आरोपी जो अब्दुल रहमान है उसके बारे में जानकारी आ रही है। आगरा पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और उधर कई अहम खुलासे हो रहे हैं। तो देखिए ये 2 अलग अलग नेटवर्क हैं, एक मौलाना छांगुर वाला और दूसरा ये अब्दुल रहमान वाला। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धर्मांतरण के आरोपी अब्दुल रहमान ने कई खुलासे कर दिए हैं। पुलिस से पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कई राज उगले हैं। स्लीपर सेल की तरह छिपकर धर्मांतरण करवाता था आरोपी। नाबालिग लड़के लड़कियों को निशाना बनाता था आरोपी। इंतजार करता था कि वो कब 18 साल के हों और उसके बाद फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लेकिन निशाना जब वो नाबालिग होते थे तभी बना लिया जाता था। तो अब्दुल रहमान ने पूछताछ में कबूला कि वो स्लीपर सेल की तरह काम करता था धर्मांतरण वाला। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को वो शिकार बनाता था।
18 साल के होने से पहले लड़के लड़कियां उसके निशाने पर रहते थे, जिनका ब्रेन वॉश वो शुरू करता था। मुस्लिम लड़के लड़कियों को उनके पीछे लगाता था। जब लड़के लड़कियां 18 साल के हो जाते थे तो फिर उन्हें प्रलोभन दिया जाता था। प्रलोभन देकर मस्जिद में कलमा पढ़वाकर उनका निकाह करवा देते थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त मौजूद है और जरा सुशील से ही ये जानते हैं। सुशील, मतलब बाकायदा स्लीपर सेल की तरह धर्मांतरण का ये नेटवर्क, ये तो अपने आप में बड़ा राज है जो इस अब्दुल रहमान ने उगला है। बताइए जरा किस तरीके से जो नाबालिग लड़के लड़कियां हैं उन्हीं को टारगेट पर रखकर ब्रेन वॉश का सिलसिला शुरू होता था, फिर उनके 18 साल मतलब बालिग होने का इंतजार होता था और बालिग होने के बाद उन्हें फौरन कन्वर्ट करवा दिया जाता था। सुशील। बिल्कुल रुमाना, एकदम आप सही कह रही हैं। जिस तरह से अभी इस पूरे मामले में आगरा पुलिस पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ में अब्दुल रहमान ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह से ये पूरा सिंडिकेट काम करता था। सोशल मीडिया पर जो युवा लड़के हैं जो बालिग नहीं होते हैं उनको टारगेट किया जाता था। उसके बाद एक ग्रुप उनके पीछे लगता था जो बाकायदा इस्लाम को लेकर उनका ब्रेन वॉश करता था। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये पूरा सिंडिकेट काम करता है और जब वो लड़के 18 साल के हो जाते हैं तो मुस्लिम लड़के और लड़कियों को जो अब्दुल रहमान से ताल्लुक रखते हैं उनके पीछे भेजा जाता है और वो बाकायदा देखते हैं कि क्या अब ये समय सही है कि जब इनको अपनी कम्युनिटी से जोड़ा जाए। उसके बाद अब्दुल रहमान की एंट्री होती है, वो एक एजेंट को भेजता है। एजेंट ये तय करता है उन व्यक्तियों से मिलके, उन बच्चों से मिलके कि क्या ये सही समय है कि इनको अब अपने इस सिंडिकेट में जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। और उसके बाद जब ये तय हो जाता है, उस एजेंट के द्वारा हरी झंडी दे दी जाती है, तब अब्दुल रहमान उन अपने जो स्लीपर सेल के जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मिलकर इस पूरे सिंडिकेट को अंजाम देता है। उन्हें मस्जिद में बुलाता है, उन्हें लालच देता है और उसके बाद उन्हें कलमा पढ़वाता है। मौलाना सिद्दीकी के द्वारा तमाम जो लिटरेचर आगरा पुलिस को मिला है उन लिटरेचर्स को वो देता है। सबसे बड़ा खुलासा तो रोमाना ये है कि जो लड़की रोहतक से रेस्क्यू की गई उसने बताया कि बाकायदा उसके घर में उसको बंधक बनाया गया था और जबरन नमाज पढ़ने के लिए बार बार कहा जाता था। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से ये पूरा धर्मांतरण का रैकेट चलता था। अब्दुल रहमान ने खुद ये बात मानी है कि वो स्लीपर सेल की तरह काम करता था। वो छुपकर समाज में लोगों को टारगेट करता था और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो युवा हैं, उनका ब्रेन वॉश करता था। और ब्रेन वॉश करने के पीछे की वजह बताया गया है कि सोशल मीडिया पर ये गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और वो कहीं ना कहीं फेसबुक से बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद एक पूरी कम्युनिटी इस पूरे तरीके से काम करती है, उनको रेडिकलाइज करती है, उनका ब्रेन वॉश करती है और बाकायदा समय समय पर रोमाना टेस्टिंग भी करती है कि क्या समय है, क्या उनका ब्रेन वॉश हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से अब्दुल रहमान का ये धर्मांतरण का सिंडिकेट चल रहा है। आगरा पुलिस की पूछताछ में ये भी बताया गया है धर्मांतरण का सिंडिकेट या फिर धर्मांतरण का ये स्लीपर सेल, इसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है क्योंकि राज तो खुद अब्दुल रहमान उगल रहा है। धर्मांतरण के मामले में आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान के घर से लेकर रोहतक तक जिस युवती को रेस्क्यू किया ना, उसके परिजनों से एबीपी न्यूज ने विस्तार से बातचीत की है। कैसे उनकी बेटी धर्मांतरण के आरोपी के इस चंगुल में फंसी थी वो आप सुनिए। आपको आपकी लड़की मिल गई, फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, हमारी बच्ची हमें मिल गई, हम तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं जो उन लोगों के चंगुल से हमारी लड़की निकल पाई है। कब आपकी लड़की गायब हुई और क्या ये रहा कि कब आपने एफआईआर दर्ज की पुलिस में और कैसे हुआ सब कुछ? हमारी लड़की 12 नवंबर को घर से अपने आप ही गायब हो गई थी और 13 नवंबर को हमने उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। घर में कैसे रहती थी, कैसे वो लोगों के संपर्क में आई, क्या करती थी आपकी लड़की? घर में तो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करती थी वो, ना तो वो टाइम से खाना खाती थी, ना किसी से बात करती थी और ना कभी टाइम से सोना ना उठना। क्या काम करती थी, पढ़ाई करती थी? वो स्टडी करती थी, वो ज़्यादा इस्लाम को मानने लग गई थी और हमें जहाँ तक शक हुआ कि ये इस्लाम धर्म में शायद ये इसका ब्रेन वॉश हो रहा है या किसी ने किया होगा, ये इसलिए ये इस्लाम धर्म की बातें ज़्यादा करती है।
फिर क्या हुआ, कब ये घर से निकली, किन लोगों के संपर्क में रही? ये सर 12 नवंबर से ही निकल चुकी थी, बिना किसी को बताए? बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। या तो इसके ऊपर प्रेशर डाला गया है किसी ने, उस प्रेशर की वजह से ये बिना बताए घर से, ना तो मेरे को बताया, ना अपनी मम्मी को बताया, ना किसी को बताया, ये चुपचाप से अपना डॉक्यूमेंट ले करके अपने चली गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आपने जो पीड़ित परिवार से बातचीत की है वो भी दर्शकों को अभी हमने आप सुनवाया है। सवाल ये है कि अब तो पुलिस की पूछताछ में बहुत से राज इस अब्दुल रहमान ने उगल दिए हैं, लेकिन अभी भी वो कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही है? सुशील। बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक एक और अरेस्टिंग आगरा पुलिस के द्वारा की गई है, जिनको आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि जो लड़का अरेस्ट हुआ है उसका इस पीड़ित लड़की के साथ संबंध है और वो भी कन्वर्टेड है। तो ये तमाम जो सिंडिकेट है उसकी तलाश फिलहाल आगरा पुलिस कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सिंडिकेट के तार जो रुमाना है वो विदेशों से जुड़े हुए हैं, बाकायदा सबके काम तय हैं, सबको फंड आता है। आयशा और अब्दुल रहमान की करीबियां इतनी थी कि वो अब्दुल रहमान जो भी आयशा से कहता था, जिसको गोवा से गिरफ्तार किया गया था, जिसका एसएम कृष्णा नाम था, वो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, उसने कहा कि जिस तरह से अब्दुल रहमान हमें बोलते थे हम उस तरह से काम करते थे। और ये सिंडिकेट रुमाना पूरे देश भर में फैला है। तो आप सोच सकती हैं कि किस तरह से ये पूरा स्लीपर सेल काम करता है। सब की टीमें गठित की गई हैं कि कौन लड़कों को टारगेट करेगा, सोशल मीडिया पर कैसे रेडिकलाइज किया जाएगा। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अब तो पूरा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है इस सिंडिकेट का, इस धर्मांतरण वाले स्लीपर सेल का। बहुत धन्यवाद आपका सुशील। आगे बढ़ते हैं नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस इज प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू अब बालों का टूटना मना है। एसोसिएटेड बाय बाल मुकुंद ऑल स्टार TMT, इसमें है दम, यही है नंबर 1। K2 Xenox, the intelligent steel with hexagonal molecular bonding. Prestige Institute NAC A++ PIMR Indore, pride of Central India. अब ABML for everyone, सस्ता भी अच्छा भी। कॉल 9-300-300-300। हर दिन बनाए सनशाइन, रोज लीजिए टेस्टी कप्स ऑल फाइन। आज संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। संसद में हंगामे के आसार हैं। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। धर्मांतरण के आरोपी अब्दुल रहमान से पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। स्लीपर सेल की तरह धर्मांतरण कराता था, नाबालिग लड़के लड़कियों को निशाना बनाता था। देश के अलग अलग राज्यों में